ठीक है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या? मतलब यहां पे ये किसके लिए काम करेगा? धनात्मक पूर्णांक के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा जी? धनात्मक पूर्णांक के लिए। यदि देखो, मैंने आपको बताया था यदि मैं a प्लस बी का पावर 0 लिख दूं, क्या आएगा बोलो? 1 आएगा, क्योंकि हमको पता है किसी का भी पावर यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। डन। यदि मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल पावर 1 लिख दिया, तब इसका वैल्यू सेम आएगा, a प्लस बी। यदि हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए तो हमको तो याद है क्या होगा जी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा? b स्क्वायर। डन। पावर 3 वाला क्या होगा बताओ? पावर 3 क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b क्यूब। प्रायः इतना फार्मूला सभी का याद रहता है, लेकिन इसके बाद यदि हम कहें कि a प्लस बी का पावर होल पावर 4 है या a प्लस बी का पावर होल पावर 5 है, 6 है, इवन 10 कर दें, ठीक है, पावर को बढ़ा दें, तब दिक्कत हो जाती है। समझ में आया? तब प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होगा यदि मैं इसी को a प्लस बी का पावर क्या कर दें? n कर दें। n मतलब क्या? यही तो n है ना। n मतलब क्या? फॉर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होगा, आप पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 0 लिया है, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। 1 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो इसी के बारे में है हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का पावर n। डन। समझ में आ रहा है? अब इस पैटर्न पे थोड़ा समझते हैं, पैटर्न पे हुआ क्या, इस पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे a आया, b आया। पावर पे ज़्यादा फोकस करेंगे अभी, तो इसको लिखते जाओ एक बार। मैं जैसे जैसे लिखाते जा रहा हूँ लिखते जाओ। इससे कुछ नियम हैं। नियम क्या? सबसे पहले ये नियम पहले दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहली बात, यदि a प्लस बी का पावर n है, यदि a प्लस बी का पावर n है, तो a प्लस बी का पावर n का विस्तार या एक्सपेंशन, विस्तार या एक्सपेंशन कितना होगा? n प्लस 1 होगा। ठीक है, दिमाग में रहेगा जी। दूसरा नियम ये है, अब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, पिछले जो हमने लिखा ना कि एक्चुअल में ऐसा है भी कि नहीं। दूसरा, a का घात पदों की संख्या के साथ, पदों की संख्या के साथ कम होते जाता है, कम होते जाता है, तथा b का घात पदों की संख्या के साथ कम होते जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक है जी, ये 2 नियम याद रहेगा। और तीसरा नियम आपको याद रखना है, किसी भी पद में, किसी भी पद में घातांकों का योग, घातांकों का योग। अब इसका मतलब क्या है? घातांकों का योग का मतलब a की घात प्लस b की घात।
घात बोल रहा हूं ना, किसके बराबर होगा? a की घात प्लस b की घात n के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिए ना? हो गया, लिख लिए? देखो ये 3 नियम याद रखना है आपको। सबसे पहला, यदि a प्लस बी का पावर n है तो a प्लस बी का पावर n का विस्तार क्या होगा? एक्सपेंशन n प्लस 1 है। इसका मतलब यहां पे समझो, यदि a प्लस बी का पावर 0 है, कितना है बताओ? तो एक्सपेंशन कितना हो गया? एक पद हुआ। दूसरा, यदि n की वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहां कितने पद हैं बताओ? 2 पद। 2 पद का मतलब क्या? पदों का विस्तार कितना हुआ? यहां पे विस्तार कितना हुआ बताओ? विस्तार हुआ n प्लस 1, और n की वैल्यू कितना है? l की वैल्यू कितना है जी? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? यदि हम बात करें n की वैल्यू यहां पे, यदि मैं n प्लस यहां पे लिखूं तो n की वैल्यू क्या है बताओ? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। इस 3 का मतलब क्या? ये 3 पद है, इसका मतलब ये पहला पद और ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। पदों का जो विस्तार है वो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 होगा, यानी कि एक अधिक जितना घातांक है, टोटल एक्सपोनेंट है, तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? n प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, यहां n की वैल्यू कितना है बताओ? 3 है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा। इसका हम फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब, और दूसरी बात ये देख सकते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है? एक घात पदों की संख्या के साथ, पदों की संख्या के साथ क्या होगा? देखो, पदों की संख्या के साथ कम होते जाता है। देखो यहां एक घात कितना है बताओ? 2। यहां एक घात कितना है? 1। यहां एक घात कितना है? 0। कुछ नहीं मतलब 0। b का घात यहां क्या है? 0। बोलोगे सर यहां है ही नहीं। है, देखो थोड़ा सा, b टू पावर 0 है कि नहीं? b टू पावर 0, b टू पावर 1, b टू पावर 2, b स्क्वायर बोलेंगे। यहां देखो एक घात 3, एक घात 2, एक घात 1, फिर एक घात 0। क्लियर? यहां b टू पावर 0, b टू पावर 1, b टू पावर 2 और b टू पावर 3। क्लियर? तो एक चीजें हमको दिमाग में रखना है। दूसरा, तो एक घात पदों की संख्या के साथ कम होते जाता है तथा b का घात पदों की संख्या के साथ बढ़ते जाता है। तीसरा, किसी भी पद में घातांकों का योग n के बराबर होता है। कोई सा भी पद उठा लो आप, देखो कोई सा भी पद आपको जो अच्छा लगता है। देखो ये पद उठा लिए, उठा लिए। यहाँ पे 2 राशि है, a है और क्या है? b है। a का घात कितना है? 1, और b का घात कितना है? 2। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आया बताओ? 3 आया। ये 3 इसके बराबर है कि नहीं? किसी भी पद में उठा लो, यहाँ 3, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 1 2 3 3, ये होना चाहिए। तो ये हमारी फोकस किस में रही? ए बी में रही। ये जो ए के सामने लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है, ए और बी के सामने, ये सब क्या है? इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बताओ? कोएफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में जी। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट, दैट इज गुणांक इन हिंदी। अभी हमने जो 3 नियम देखा, आप देख सकते हैं, ये a प्लस बी का विस्तार के बारे में बताया, a के बारे में बताया, b के बारे में बताया, और किसी भी पद में घातांकों का योग के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन अब यदि हम गुणांक की बात करें, हम गुणांकों की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? गुणांकों की चर्चा करें, कोएफिशिएंट की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें? कोएफिशिएंट की बात करें। तो कोएफिशिएंट के लिए एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम क्या था? पास्कल। बताया था, याद आया जी? क्या था? पास्कल। इसी को पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। पास्कल ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम क्या है? पास्कल त्रिभुज। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझिए पास्कल त्रिभुज को, कि सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए? त्रिभुज बना लीजिए, और इस त्रिभुज के सभी शीर्ष पर लिख दीजिए 1 1 1 लिख दीजिए। इतना तो कर लोगे? ठीक है, फिर उसके बाद जो शीर्ष निकला है वहां पे आप एक ट्रायंगल ऐसे बनाते बनाते
इसको बढ़ाते जाइए। क्लियर? निकलेगा, यहाँ पे एक और शीर्ष मिलेगा, फिर इसको बनाते जाइए, यहाँ से एक शीर्ष मिलेगा, ये देखो। बात समझ में आ रही है ना? फिर सभी शीर्ष में क्या डालना है? इधर वाले में ना, अब इधर नहीं डालना है। 1 1 यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये ट्रायंगल का, ये एक और शीर्ष हो जाएगा, यहाँ पे एक और शीर्ष निकलेगा, यहाँ पे एक और शीर्ष निकलेगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये 1 1 हो गया। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा? यहाँ हो गया 1 और यहाँ क्या हो गया? 1। 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 3। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा? 3। यहाँ लिख दिए 1 1। 1 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा जी? 4। 3 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 6। 3 + 1 किया तो क्या आया? 4। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1। बोलोगे सर आप ये क्या सिखा रहे हैं? अभी हम क्या सिखा रहे हैं? गुणांकों का योग करना। सॉरी, योग बोलता हूँ, गुणांकों को सिखा रहे हैं। ठीक है दीदी, मोबाइल बंद कर दीजिए। हाँ, तो मैंने क्या कहा? ये 1 4 6 4 1 हो गया। ये क्या चीज है? ये याद रखना, ये यदि घातांक है मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लें? घात मान लें। ये गुणांक कब मिलेगा? जब घात कितना हो? घात की बात कर रहे हैं जी। घात कितना हो? 0 हो। ये वाला आपको पता है, घात कितना हो? 1। घात 0 हो तो पदों की संख्या कितनी होगी? 1। घात जब 1 हो तो पदों की संख्या कितनी होगी? 2। तो ये देखो, ये पहला पद और ये दूसरा पद, और उस पद का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 1 1। समझ में आ रहा है? यदि मैं बात करूं घात, यदि मान लेते हैं क्या है? 2 है। ठीक है, सपोज एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, तो विस्तार कितना होगा? एक्सपेंशन कितना होगा? 3 पद होगा। तो यहां देख सकते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो ये पहला पद में जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 1। दूसरे पद में गुणांक होगा वो क्या होगा? 2। और तीसरे पद में जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 1। तीसरे पद में गुणांक जो होगा वो 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, यहां पे क्या लिखा था? 1 2 1 लिखा था, और यहां पे मैंने क्या किया था? घात कितना था? घात इज इक्वल टू कितना था? 2। घात इज इक्वल टू 2 लिखा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है a + b का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अच्छा, पदों का विस्तार कितना होगा? 3, क्योंकि यहां पे n इज इक्वल टू कितना है? 2। और दूसरी बात, a का घात सबसे बड़ा रखते हैं और घटते घटते जाएगा, और b का घात सबसे छोटा रखते हैं, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो क्या लिखें? a का स्क्वायर लिखें? सबसे अधिकतम 2 ही होगा कि 3 लिख दोगे? 2 लिखना पड़ेगा ना जी। a², तो b लिखने की जरूरत है क्या? आप लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, b⁴ प्लस b का पावर क्या? 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 2। अब बताओ, a का पावर क्या हो जाएगा? 0, और b का पावर 2। आप देख सकते हैं a का जो पावर है वो कम होते होते गया है, और b का जो पावर है 0 1 2, ये क्या होते गया? बढ़ते गया। अब सामने, इसके सामने ये क्या क्या होगा? मतलब किसकी बात कर रहे हैं? गुणांक की बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। वो कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। 1 2 1, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। 1 2 1 लिख दो इसी को। ये क्या हो जाएगा? 1 × a² b⁴ क्या लिखो बताओ? यहाँ 2 a का पावर 1 b का पावर 1 प्लस यहाँ क्या लिखें? 1 a⁴ b²। क्लियर? हालांकि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है पता है ना? क्या लिखा है? a² + 2ab + b²। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से ये कब मिलेगा? जब आपको घात कितना हो? 3 हो। ये कब मिलेगा? जब घात कितना हो? 4 हो। इस तरीके से आप इस ट्रायंगल को आप
कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? अनंत तक। वो तो बढ़ते बढ़ते जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है जी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमको तो पता चल गया कि किसी भी, अब ये प्रमेय क्या चीज़ है? द्विपद प्रमेय जिसकी बात कर रहे हैं, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, अभी जो द्विपद प्रमेय जो देखे थे वो किसका था? फॉर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो एक दो पदों से बने व्यंजक का यदि घात, अब व्यंजक का, दो पदों से बने व्यंजक का घात यदि घात कितना हो? n हो। और n क्या है बताओ? धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? धनात्मक पूर्णांक हो तो उसके, लिख लो, तो उसके विस्तार को बताने वाला या रिप्रेजेंट करने वाला प्रमेय को क्या कहेंगे? द्विपद प्रमेय कहते हैं। द्विपद प्रमेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? द्विपद प्रमेय कहते हैं। लिख लीजिए। हो गया? ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि मैं डायरेक्ट a प्लस बी का पावर 20 लिख दूं, जैसे लिखता हूं, इधर देखते जाओ, मैंने लिख दिया a प्लस बी का पावर 20 लिख दें, तो हम आसानी के साथ a b को तो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि a b लिखने का तरीका हमको पता है, लेकिन उसके गुणांकों को लिखने का तरीका नहीं पता, और वो पता भी है तो बहुत लेंदी है, क्योंकि उसको गुणांक को बताने के लिए उसके पहले वाले को आपको पता है। ये देख लो ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल में गुणांकों को लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये 20 तक जाना पड़ेगा। अब 20 तक जाएंगे तो 19वां नंबर वाला जो रहेगा, यानी कि पावर 19 है, तो उसके पहले को ऐड करेंगे। तो उतना कौन लिखेगा भाई? यदि मैं a प्लस बी का पावर 20 लिख दिया और उससे गुणांकों को मुझे लिखना है, कोएफिशिएंट को लिखना है, ए बी को तो लिख लूंगा मैं। देखो ए बी को लिखेंगे, ए बी, ये जो a प्लस बी का पावर 20 है, इसको कम करते हैं थोड़ा सा। यदि मैं लिख दिया a प्लस बी का पावर, क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। क्या लिख दिया जी? 7 लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा? आपको पता है a का पावर 7, b का पावर 0 प्लस a का पावर 6, b का पावर 1 प्लस क्या लिखेंगे बताओ? a का पावर 5, b स्क्वायर। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? a का पावर 4, b का पावर 3 होगा, या लिखेंगे a का पावर 3, b का पावर क्या हो जाएगा? 4, a स्क्वायर, b का पावर क्या हो जाएगा? 5 प्लस a का पावर 3, b का पावर क्या हो जाएगा? हाँ, ये कम होगा ना? ठीक है, a का पावर 1 और b का पावर क्या हो जाएगा? 6 प्लस हो जाएगा a का पावर 0 और b का पावर 7। ये हम किस कॉन्सेप्ट से लिखा था? पदों का विस्तार कितना है? देखो 7 है। हमारे पास नियम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा? 8। क्यों 8? क्योंकि n बराबर क्या है? 7 है। तो विस्तार कितना हो जाएगा?
n प्लस 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 8। पदों का विस्तार कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, अब यदि ये पदों का विस्तार है, ये कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि सामने क्या लिखना है ये हमको अभी नहीं पता। तो उसको लिखने के लिए आपको ये लेंदी प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल है ना, पास्कल ट्रायंगल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आप पीछे क्लास में पढ़े हो, जिसको क्या बोलते हैं बताओ? NCR, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला। NCR का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। n की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। r से छोटा भी हो सकता है n की वैल्यू 0 से बड़ा, लेकिन r से छोटा या बराबर हो सकता है। यदि इस फार्मूला से हम पुट करें तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे जी? यहाँ पे यदि कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से लिखेंगे, 7 लिखा है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? 7C 0। ये याद रखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 7C 0, 7C 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7C 2। यहाँ क्या लिखेंगे जी बताओ? 7C 3, 7C 4। यहाँ क्या लिखेंगे? 7C 5। यहाँ क्या लिखेंगे? 7C 6। और यहाँ क्या लिखेंगे? 7C 7। ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगी? जब तक कि 7NCN ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख के आपको छोड़ा था सबसे स्टार्टिंग में, देखो ध्यान से, ये क्या होगा? यही तो है द्विपद प्रमेय। ठीक है, क्या होगा वो? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय अब हो जाएगा यदि मैं लिख दूं a प्लस बी का पावर n लिख दूं, तो आप देख सकते हैं 7C 0 है तो मैं क्या लिखूंगा? NC 0। अब ये इंटू करूंगा, a का पावर क्या? n, यहाँ पे देख सकते हैं a का पावर 7, b का पावर 0, a का पावर n, b का पावर 0। आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? NC 1। a का पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। बैलेंस काउंट करेगा, अब एक एक कम होते जा रहा है, देख सकते हैं। 6 हुआ तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये हमको पैटर्न मिलेगा। और ये कब तक जाएगा? ये कब तक जाएगा? प्लस NC n तक जाएगा। a का पावर कम होते जाएगा, 0 हो जाएगा। b का पावर 0 है तो वो बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा b का पावर n। क्लियर? इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय कहते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे इसको? द्विपद प्रमेय। इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अब इस कंडीशन पे हम किसी भी व्यंजक को बना सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से। ठीक है, लिख लीजिए जी। अभी हम देखे हैं n क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।